नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में बात होगी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें अब सेकंड फेज की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। जम्मू में बीजेपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा और जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को घेरा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं बरनाई में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोग मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारा सिद्धांत है अगर सुकून के साथ रखना है तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे और हम उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 10 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटें जीतकर दूसरे सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। उसके बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। चुनावी समर में नेताओं के दावे, वादे और चुनावी समीकरणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक मामले में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों? जो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, बहनों भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और आप जानते हैं, यदि शकून से रहना है, पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी, जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, यह कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका, क्या बात करते थे? टेररिज्म, इसी की बात करते थे। पड़ोस में मुसीबत है, पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है। आज मोदी जी जाते हैं विदेश में और अमेरिका में, तो आज क्या बात करते हैं? आज बात करते हैं भारत के साथ व्यापार की, आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, आज बात करते हैं टेक्निकल नो हाउ की, आज बात करते हैं स्पेस एरिया में हम लोग मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी बात करते हैं। और आज पाकिस्तान कहां रह गया? प्रधानमंत्री मोदी जी क्वाड की बैठक में बाइडेन के सामने बैठ करके भारत और मानवता के पक्ष को कहते हैं कि जो आजादी के समय कांग्रेस ने गलती की थी, हमारा ये अच्छा खासा पूरा का पूरा पंजाब, इस पूरे पंजाब के टुकड़े कराते हुए
और दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का मुकुटमणि की तरह है, जिसका पूरा स्थान कश्मीर के बारे में बोलते ही एक अलग प्रकार का रोमांच आता है, अलग प्रकार का आनंद आता है। और जिस कश्मीर के लिए, कश्मीर में एक रात गुजारने के लिए जहां देवता भी तरसते हैं, इतना सुंदर कश्मीर, इतना सुंदर जम्मू कश्मीर राज्य, कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण से धारा 370 का जो कलंक लगा था, 35 से धारा 370, अरे यहां के राजपूत रणबांकुरों ने तो 300 साल से झंडा गाड़ रखा था इस रियासत के आनंद का। यहां किस बात की कमी थी? शंकराचार्य जी से लगा करके बाबा अमरनाथ, बर्फानी बाबा, हमारी यहाँ की माता, दौड़ दौड़ के दुनिया से चले आते लोग मां वैष्णो देवी को प्रणाम करने के लिए। और अब का तो नवरात्रि, इसी अभी क्या चल रहा है, कौन सा पर्व चल रहा है? श्राद्ध चल रहा है। और ये श्राद्ध अब की बार किसका करना है, हम सब याद रख ले। मैं यहां नौशहरा की सरजमी पर पहुंचा। हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, नौशहरा है या गांव गांव, शहर शहर, पूरी तरह से मोदीमय और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर हर जगह नजर आती है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर नौशहरा में आज हजारों की तादाद में यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी सबने मिलकर अमित शाह साहब की इस भव्य रैली का वो हिस्सा बने। ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण देता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन एनसी और कांग्रेस बोल रहे हैं कि 370 लेके आएंगे, उसकी सरकार आएगा तो। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो बयान है और कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। आतंकवादियों और अलगाववादियों का वो समर्थन कर रहे हैं। सेना, बीएसएफ, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये ठीक नहीं है, इनकी नीतियां ठीक नहीं है। जब इनकी सरकारें थी तो जम्मू कश्मीर बर्बादी की ओर बढ़ा था। आज मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आगे बढ़ रहे हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप लोग डायलॉग चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करते हैं। चीन से ये बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा। यहां क्यों नहीं बात कर सकते? क्या वजह? इसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? इतना हैवी नहीं था जितना हम उम्मीद कर रहे थे। अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े। मैं अगर नूराबाद की बात करूं, नूराबाद में जहां 2014 में 80% वोट पड़े थे, इस बार कोई 20% कम पोलिंग हुई है वहां पे। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में, जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीजों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। लेकिन तब भी जितने लोगों ने वोट डाले, हम उसका शुक्रगुजार हैं। और जहां तक रिपोर्ट्स हैं,
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज में नजर आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नजर आए और नतीजों में तब्दील हो। तो आज चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज की वोटिंग को लेकर, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में दमखम दिखा रही है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। और आज बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ताल ठोकी है। आज पूरे दिन सियासी आरोपों का वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला, जहां एक तरफ इन चुनावी रैलियों में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वार पलटवार किया। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। तो सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर आविल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता पीयूष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हामिद मलिक एनसी नेता हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। मलिक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, आज गृह मंत्री ने तो कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब आप चीन से बातचीत कर सकते हैं, जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन को कब्जा करके बैठा है, उससे आगे बढ़ रहा है, तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला अफवाह फैलाने का कार्य नंबर 1 कर रहे हैं, नंबर 2 जिस प्रकार से वो पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं और एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की जानी चाहिए, तो आखिर वो किस आधार पर कह रहे हैं? देश के सैनिकों का वो अपमान कर रहे हैं, वो इस देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, इस देश के सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए जी। वो जाएं सैनिकों के परिवारों के पास और इस बात को जाकर वहां दोहराएं या सर्वे करा लें, जो इनकी राय है उसका अगर सर्वे अपनी पार्टी के द्वारा करा लें या एक नॉर्मल एजेंसी के द्वारा करा लें, तो इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि सैनिकों के परिवारों के जवाब क्या आते हैं। सामान्य राष्ट्रभक्त का भी क्या उत्तर आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो जी। लेकिन आखिर ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? कौन टॉलरेट करेगा इस बात को कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, जो आतंकवाद को इस देश में बढ़ावा दे रहा है, जो सेना को एक प्रकार से अपमानित करता रहता है और उसके साथ साथ सैनिकों की जान लेने का कार्य करता है। उस मुल्क के साथ आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ एक मिनट, ये वार्ता की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता होनी चाहिए। आखिर किस प्रकार की बात करते हैं? जी जी, ठीक है। हामिद जी, जैसा कि आविल मलिक जी ने कहा कि देखिए जो भारत सरकार है वो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर चलती है सर। श्रीलंका की मदद भारत कर रहा है, बांग्लादेश में जब विषम परिस्थितियां थी जब भी मदद की थी सर। तो भारत अपने जो नेबरहुड है उनकी तो मदद करता है, लेकिन सर आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। और अगर फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि पाक साफ है, तो जैसा मलिक जी ने कहा कि वो जवान जो शहीद हो जाते हैं हमारे लिए, देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद फैलाया जाता है, जिस तरीके से फंडिंग की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, सर ये तो जग जाहिर है, रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है। उसके बाद इस तरीके की बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से की जाती है, खासकर फारूक अब्दुल्ला की ओर से की जाती है। जी हामिद जी। पीयूष जी, हामिद जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीयूष जी, आज जो है जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने और जो मुख्यमंत्री थे मोहन यादव, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात करते थे उससे नफरत की चीजें अब वो फैला रहे हैं। आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो पहाड़ी है उनके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जाति से जाति को लड़वा रहे हैं। सर मोहब्बत की दुकान खोली थी, नफरत का सामान बांट रहे हैं। हंसी आती है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पर जी कि सुबह से लेकर शाम तक केवल झूठ बोलने का काम जी। जिस राहुल गांधी ने संविधान में आस्था रखते हुए जातिगत आरक्षण की बात की है जी, हम लोगों का केवल एक मुद्दा है, जिसका जो हिस्सा उसकी वो भागीदारी। क्यों नीतीश कुमार जी इन्हीं के साथ है ना इस समय अलायंस में, हमारे साथ तो है नहीं।
बिहार में इन्हीं के लोगों ने अलायंस में वहां पर काम पूरा कर लिया। तो अमित शाह केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। और मैं एक बात कहूंगा, देखिए बात समझिएगा जी, जिस पाकिस्तान की आज बात लाप रहा है ना सत्ता पक्ष, उसको 62 में हराया, 67 में हराया, जब चाह तब मारा, जब चाह लौटा करके मारा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, चाइना पर बोलने की हिम्मत नहीं होगी जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, आधिकारिक बयान के लिए यहां बैठा हुआ हूं। ये बयान इन्हीं के, हम सब के, रक्षा मंत्री जी का भी और साथ ही साथ विदेश मंत्री जी का भी है। डोकलाम का विवाद आज तक नहीं खत्म हो पाया। क्यों चाइना की सेना घुस जा रही है? क्यों मणिपुर जल रहा है? आज बांग्लादेश में जिस तरीके से चीज हो रही है वो रिएक्शन है। श्रीलंका में 2 लोगों को देने का, आप देखिए ना, हम अपने पड़ोसियों से बना करके चलने की बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं कि आप पाकिस्तान में बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर जो जवाब पाकिस्तान को मिला वही जवाब चाइना को भी मिलना चाहिए, वही जवाब बाकी और देशों को भी मिलना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा जी, क्यों चुनाव अलग अलग कराया जा रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार हुआ ना सितंबर में, अगर सब कुछ ठीक था तो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने आदेश किया, नहीं तो आज चुनाव भी नहीं होता। आपके साइड अगर सब कुछ ठीक है तो पुलवामा पे मैं फिर कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो RDX कहां से आ गया भाई? और दूसरी चीज, जो जवान हमारे मरे हैं, क्यों नहीं उसकी CBCID जांच हो रही? केवल विपक्ष के लिए है, केवल राहुल गांधी के लिए है, केवल अरविंद केजरीवाल के लिए? मुझे नहीं कर पा रहे हो, करें ये CBCID देश के जो कहां से वो RDX आप देखो प्रॉब्लम है कहीं और आज भी जानना चाहती है। जी जी, क्यों नहीं ये बात पे बार बार हो रही है? ठीक है पीयूष जी, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब लूंगी, लेकिन हामिद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हामिद जी आपको आवाज आ रही है? जी, सड़क तक उठाते नहीं। जी जी, पीयूष जी आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग अपने पूरी बात, अपनी जवाब और सड़क से लेकर सदन तक और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो भी चीजें हो सकती है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से पीयूष जी यहाँ से लेकर बस एक सवाल सर, पीयूष जी एक सवाल, आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। राहुल गांधी इस बात को बार बार करते हैं। सर कर्नाटक के अंदर आप लोगों ने जातिगत सर्वे करवाया था, उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए। सर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और सर तेलंगाना के अंदर अगर मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो सर उसके अंदर आप लोगों ने कितनी हिस्सेदारी दी है? सर देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारे आंकड़े जल्दी से जल्दी, बहुत जल्द सब लोगों के सामने आएंगे। हम देश में, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा इस चीज की वकालत किए हैं, और जो आप मिनिस्ट्री की बात करती हैं तो आप बाकी भी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या स्थिति, अभी पूरा चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति। जिस कांग्रेस को ये पानी पी पी करके गाली दिया करते थे, आज वो कांग्रेस इनके नाक में, और नरेंद्र मोदी, मैं उसी काशी से आता हूं, मैं उसी बनारस से आता हूं जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी 4 घंटे पीछे रहे हैं। पीयूष जी शुरुआत अपने घर से की जाती है ना, कोई अगर अच्छी पहल होती है उसकी शुरुआत खुद के घर से की जाती है। तो सर आपके जो स्टेट्स है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कितनी भागीदारी दी है आपने? हमने बिल्कुल भागीदारी दी, आप नौकरियों में देख लीजिए। अब तेलंगाना का मुद्दा उठा रही है, बड़ा सही आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे देता हूं इस चीज का जी। तेलंगाना में जिस हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं लोगों को जी, और आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, कर्नाटक में भी जो हमने वादा किया वो किए हैं, और हिमाचल में भी किए हैं, और इससे पहले राजस्थान में थे, वहां पर भी हमने कर्ज माफी किया, वहां भी हमने नौकरियां दी हैं लोगों को। हम इनकी तरह घोटाले नहीं करते थे, और हमारे खिलाफ एक घोटाला अगर भारतीय जनता पार्टी की CBCID ED अगर मिल करके भी प्रमाण कर दे तो आप फिर जो कहिएगा हम इसी चैनल में आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है, उसको पता है हम हरियाणा भी हार रहे हैं, जम्मू भी हार रहे हैं, और महाराष्ट्र भी इनको हराएंगे, और बिहार के चुनाव में स्थिर सरकार जम्मू कश्मीर को, उसकी अस्मिता से खेलने वाले लोगों को वापस सजा देंगे, और स्थिर सरकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं।
ठीक है इंदुकांत जी, अब जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और अच्छा खासा मतदान फर्स्ट फेज के अंदर हुआ था, लेकिन वहां पर भी जो है उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि जो उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इस विषय में केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। लेकिन सर, जो ये पूरा चुनाव है, ये आर्टिकल 370 और अब जो आज जो प्रचार प्रसार हुआ था उसमें आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकला। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में सर, इन सब चीजों की वजह से कहीं जम्मू कश्मीर के निवासियों की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके विकास की जो प्राथमिकताएं हैं, वो कहीं पीछे नहीं छूट रही है सर। जी नमस्ते, हमारे जिले को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, बड़ी बात क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस तमाम लगातार दावे करते रहे हैं जी, लेकिन उन दावों के विपरीत जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से क्या स्थिति रही है, किस तरह से वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनकी प्रताड़ना हुई, किस तरह से उनको घाटी छोड़ के भागना पड़ा, ये सब किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपके यहाँ इस बार चर्चा में पहले भी बताया था जी। अभी मुश्किल से 10-12 दिन पहले तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपनी एक आत्मकथा के विमोचन के दौरान एक वाकया बताया। एक मिस्टर धर की चर्चा की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मिस्टर धर ने उनसे कहा था कि जब आप गृह मंत्री के तौर पे तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके बजाय, क्या बेहतर नहीं होगा शिंदे जी कि आप लाल चौक की यात्रा करें और वहां जाकर लोगों से बात करें, वहां से संबोधित करें। जी। स्वयं सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बात तो बड़ी अच्छी उन्होंने कही थी, लेकिन अभी ये मतलब आप सोचिए कि 11 या 12 सितंबर की घटना है, दिल्ली में उन्होंने बात कही, लेकिन हमारी क्या हालत थी, हमारी कैसे फटी पड़ी थी वहां जाने की बात पे, ये शब्द था उनका कोट अनकोट, ये मैं ही जानता था। और वहीं पे जब अपनी भारत यात्रा पर निकले राहुल गांधी जी तो वहीं पे पहुंच कर करके लाल चौक पे उन्होंने तिरंगा फहराया और वहीं श्रीनगर में की वादियों में उन्होंने अपनी बहन प्रियंका के साथ बर्फ खेला। तो ये बताता है कि आपके गृह मंत्री जो थे 2012-13 में सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने अपने दिल की बात अभी कही, और क्या उनके मन में उनकी उस समय की सरकार में चल रहा था और उसके पहले 1980 और 90 के दशक से क्या स्थितियां थी, और अभी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए पहली यात्रा में राहुल गांधी जी श्रीनगर पहुंचे और लाल चौक पहुंचे, तब क्या स्थिति थी। ये दोनों घटनाएं ये अपने आप में बयान करती हैं कि स्थितियों में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब फारूक अब्दुल्ला की जहां तक बात है, मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी अमित शाह जी बिल्कुल एक मौका परस्त पार्टी है। उन्होंने आजादी के बाद किस तरह से माननीय नेहरू जी को प्रभावित करके और अपने ढंग की बात करके 370 वहां लागू करवाया, और जो 370 लिखा हुआ था कि ये एक तात्कालिक प्रबंध है, एक अल्पकालिक व्यवस्था है, एक फरमान अस्थायी व्यवस्था है, उसको कांग्रेस की सरकार ने और वहां के स्थानीय सरकारों ने मिलकर एक स्थायी व्यवस्था में बदलाव कर दिया। अब उन स्थितियों से जनता को छुटकारा मिला है, और पीयूष जी जानते हैं कि जिस उनकी पार्टी ने पूरे देश में SC/ST को, तमाम लोगों को आरक्षण आजादी के बाद से दिया, उस SC/ST को आरक्षण 370 के चलते जम्मू कश्मीर में नहीं था जी। वहां पे जम्मू कश्मीर में उनके लिए चुनाव में सीटें आरक्षित नहीं थी। वो सारी व्यवस्था अब इस सरकार ने की है, और चुनाव में जिस तरह से लोकसभा में 2024 में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है, लगभग 65% के आसपास, उसी तरह से उसी तर्ज पे इन चुनावों में भी लगातार बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, और जनता जैसा जनादेश देगी उसी हिसाब से वहां सरकार चलेगी। इन क्षेत्रीय पार्टियों ने जो मौका परस्ती का काम किया है पिछले 60 साल में, उनका कोई भी प्रभाव जनता में पड़ेगा ऐसी हमें संभावना नहीं दिखती है जी। नहीं इंदुकांत जी, देखिए आरक्षण का मुद्दा मान सकते हैं क्योंकि उसका लोकसभा चुनाव में हम असर देख चुके हैं कि जब पीडीए की बात अखिलेश यादव ने की थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ था, उसके वोट बैंक में कहीं ना कहीं कमी आई थी। तो सर आर्टिकल 370 अगर मुद्दे की बात करते हैं तो वो कितना कारगर है जनता के बीच में, वो कितना जनता के बीच में जाके हिट कर रहा है? देखिए, वो उसका प्रभाव काफी है जनता में, लेकिन जो श्रीनगर के जो मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको जो भ्रमित किया आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस और वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने,
जी। उनको ये लगता है कि 370 से उनको बहुत बड़ा बहुत लाभ हो जाएगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी में कुछ चुनिंदा 2-3 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि वहां की जो मन है, मानसिक स्थिति है, वो कहीं न कहीं उनकी मनस्थिति प्रो पाकिस्तान लोगों ने 80 और 90 के दशक के बाद कर दिया था वहां की सरकार ने और शासन व्यवस्था ने। उनको धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में लाना होगा। हाँ, पूरे देश में जो आपने पीडीए की बात कही उत्तर प्रदेश में, पीडीए की बात अगर सच होती मनीषा जी, तो आप ये मान के चलिए कि उसका प्रभाव पूरे देश में अमित शाह जी पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपसी वैमनस्य के चलते और सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी के चलते इस ढंग के परिणाम आए। अदरवाइज अगर पीडीए का फार्मूला चलना होता तो दिल्ली में 7 की 7 विपक्ष हार जाता, ऐसा नहीं होता। मध्य प्रदेश में 29 की 29 कांग्रेस हार जाती, ऐसा नहीं होता। बगल में उड़ीसा में पूरा आप सोचिए कि 30-35 साल का सत्ता परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता। बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी कांग्रेस और लोगों ने मिलकर कितना प्रयास किया, लेकिन वो कुल मिलाकर करके 8 सीटों पर सिमट गए पूरा उनका गठबंधन, ऐसा नहीं होता। तो और कर्नाटक में जहां अभी कुछ महीने पहले कांग्रेस ने इतनी जबरदस्त 2/3 बहुमत से चुनाव जीता था, वहां कांग्रेस 8 सीट पर सिमट गई। तो ये पीडीए का फार्मूला कहने की बात है और बहुत सारे लोग इस का विश्लेषण कर करके जनता को भ्रमित करते हैं। मैं मानता हूं कि वहां भाजपा में अंदरूनी जो वैमनस्य था और एक सिनर्जी के साथ चुनाव नहीं लड़े, उसके कारण उत्तर प्रदेश के परिणाम इस तरह के आए। जी ठीक है इंदुकांत जी, इस पीडीए पे एक और सवाल मेरे मन में था, लेकिन उससे पहले हामिद जी देखिए, फारूक अब्दुल्ला बार बार पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर कीजिए। सर एनसी को क्या लगता है, क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ हो सकता है? और मलिक जी ने जैसा कहा, अवरिल मलिक जी ने, कि ऐसा जो बातें करते हैं फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, तो वो हमारे शहीदों का अपमान नहीं करते जिन्होंने अपने ऊपर गोलियां खाई ताकि देशवासियों की सुरक्षा कर सके, अपने वतन की सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर पर जाकर शहीद हो जाते हैं। सर उन शहीदों का अपमान नहीं है ये? जी हामिद जी। रिपीट कीजिए, मैंने सुना नहीं मैम। हामिद जी, जैसा कि मलिक जी ने कहा कि बार बार फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान से बातचीत की कवायद करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाए, रिश्ते बेहतर की जाए, उमर अब्दुल्ला भी यही चीजें कहते हैं, ये हमारे शहीदों का अपमान नहीं है? सर तब शहीदों का अपमान नहीं था जब ये कब्र पर सजदा करने गए थे, तब शहीदों का अपमान ये नहीं था जब ये खानदार छोड़ने गए थे टेररिस्टों को, जब शहीदों का अपमान नहीं था जब ये पठानकोट में ऐसे वालों को ले आए। क्या बोलते हैं जनाब, ये गलत बातें मत कीजिए आप टीवी चैनल पर, आप ये मत बता दीजिए। तब आत्मा नहीं था जब आप हुर्रियत के बाहर, दफ्तर के बाहर ठहरे रहे, बात करने के लिए दरवाजा बंद हो गया। तो ये आत्मान की बात नहीं होती है, देश की बात होती है, लोगों की बात होती है, लोगों को बचाने की बात होती है। आपने खुद देख लिया 6 महीनों में कितने इनकाउंटर हुए, 6 महीनों में हमारे कितने बच्चे शहीद हो गए, कितने हमारे जवान शहीद हो गए। क्या उन माओं को देखकर आपको याद नहीं आती? क्या वो बहनें परेशान नहीं है? क्या उनके माँ बाप परेशान नहीं है? आपने दिखा दिया रोज रोज आना, कभी अमित शाह, कभी जो मोदी जी, कभी राजनाथ जी। ये आपका आज दिखता है कि आप हार गए हो लड़ाई। 370 यहाँ मुद्दा है, 35 यहाँ मुद्दा है, स्टेटहुड यहाँ मुद्दा है, आप लड़ाई हार गए हो, इसीलिए आपके पसीने छूट रहे हैं। आप रोज आ रहे हो, रोज प्राइम मिनिस्टर देखो कितने चक्कर लगा लिए, अमित शाह रोज आ रहे हैं, राजनाथ जी आप कंटिन्यू आ रहे हैं, बाकी मिनिस्टर आ रहे हैं। ये दिखता है, डर दिखता है आपकी जबान से, आपके चेहरे से और आपकी दौड़ लगाने से चेहरे दिखता है कि जम्मू जो रीजन है, जो पीर पंचाल है, उन्होंने आपकी आइडियोलॉजी और आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट किया है। इसीलिए आपको रोज दौड़े लगानी पड़ती है, रोज यही बताना पड़ता है। आप रोज हर स्टेज पर यही बताते रहो, हमारी इज्जत उछालते रहो। 370 हमारी इज्जत थी, स्टेटहुड हमारी इज्जत थी, 35 हमारी इज्जत थी। आप हर स्टेज पर इसको उछालते हो और इस उछालने का जवाब आपको मिलेगा, भाई वोट मिलेगा, वो डेमोक्रेट के लिए आपको बता देंगे। आप हमारी पगड़ी पूरे देश में तो उछाली, अब फिर घर में आकर आप हमारी पगड़ी उछाल रहे हो, इसका जवाब आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है अमित जी, आपने जो तमाम सवाल पूछे उनका जवाब लूंगी मलिक जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जन कल्याण के लिए संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रमिकों के बच्चे। अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। विद्यालयों में एक और नई शिक्षा नीति का समावेश और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। शिक्षा का उपहार कर्मयोगी सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा चल रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सेकंड फेज के मतदान को लेकर। जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से तमाम दिग्गज बड़े नेताओं के इस दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे चल रहे हैं, तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए वार पलटवार का दौर जारी है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है और इस सब पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक जी, हामिद जी ने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए बार बार आरक्षण के मुद्दे पर आ जाते हैं, बार बार आर्टिकल 370 का जिक्र करते हैं, आतंकवाद का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। जी देखिए, जहां तक बात है 370-35 का जिक्र करने की, तो 370-35 को हटाना हमारी बड़ी उपलब्धि है। आखिर हम क्यों इस बात का जिक्र ना करें। और जहां तक बात है कश्मीर के विकास की, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, तो इस जमीनी स्तर पर, धरातल पर नजर आ रहा है। इस विषय को इन्हें जाकर देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में देख ले किस प्रकार का परिवर्तन आया है। जिन युवाओं के, जिन नौजवानों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, आज उनके हाथ में लैपटॉप है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर आया है। क्या नहीं देख रहे हैं इस परिवर्तन को? और उसके साथ साथ अगर ये परिवर्तन की ही बात करते हैं तो जाएं जम्मू कश्मीर में और देखें जिस प्रकार से लगातार लाइव शोज चल रहे हैं, अनेकों चैनलों के चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। पहले किसी की हिम्मत होती थी लाल चौक पर जाने की, आज ये जाएं लाल चौक पर, इनका स्वागत है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम आतंकवाद के विषय पर बात करते हैं, निश्चित रूप से आतंकवाद के विषय पर हम बात करेंगे। आतंकवाद के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर ये जिहादियों के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते हैं, आतंकवादियों के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते हैं? जिन जिहादियों ने, जिन आतंकवादियों ने मारने और काटने का काम किया था कश्मीरी पंडितों को, उस दौर की याद ये आप क्यों नहीं दिलाते हैं? ये पाकिस्तान से वार्ता करने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं तो उन विषयों पर नहीं बोलते हैं जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को मारने का और काटने का और काट काट कर भगा देने का कार्य किया गया था। उस दौर में जिस प्रकार के ऐलान हुआ करते थे, आतंकवादियों के द्वारा ऐलान किए जाते थे और कहा जाता था कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। नहीं मलिक जी देखिए, मलिक जी बार बार ये जिक्र किया जी, मलिक जी बिल्कुल, आतंकवाद का जब बार बार जिक्र आता है तो विपक्षी दल ये चीजें कहते हैं, बात सच भी है। जो आतंकवाद पहले कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिलता था, अब वो जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। सर, जम्मू के अंदर पिछले 2 से 3 महीने में कितनी सारी जो है टेररिस्ट आतंकवादी घटनाएं हुई है वहां पर सर। और दूसरी चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही है और राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज सर, वहां पर बाहरी लोग आकर वहां के जम्मू कश्मीर के निवासियों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन वो राजनीतिक लोगों की बढ़ी है। जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बेरोजगार हैं, पीडीपी वाले बेरोजगार हैं, महबूबा मुफ्ती बेरोजगार हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब बेरोजगार हैं, कांग्रेस पार्टी वहां बेरोजगार है, तो बेरोजगारी दर इनकी बड़ी है। युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं है, इस विषय को इन्हें देखना चाहिए। और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, तो जिहादियों के विषय पर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं?
और कश्मीरी पंडितों के हक में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्या समस्या होती है फारूक अब्दुल्ला साहब को देहातियों के विरुद्ध बोलने में? क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्या इन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है? अगर ये ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं तो वो क्या कश्मीरी पंडितों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के विषय पर क्या ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें वोट नहीं मिलेगी इसलिए नहीं बोलेंगे? आखिर कितनी निम्न स्तरीय मानसिकता ये लोग वोट के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या जनता समझ नहीं रही है इस बात को? ये डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, ये एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, ये हेल्थ सेक्टर की बात नहीं करते हैं, ये केवल वोट बैंक की बात करते हैं। ये जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध एक प्रकार से लोगों को भड़काने का कार्य इंटेंशनली करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए। क्यों आखिर पाकिस्तान से वार्ता की जाए? आतंकवाद की फैक्ट्री से वार्ता की जानी चाहिए, जिसके कारण इतनी घटनाएं घटित हुई उससे वार्ता की जानी चाहिए। और जहां तक बात है कश्मीरी पंडितों के अधिकार का, उनके हक का, आखिर ये टीकालाल टप्लू जी के विषय पर आज तक नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? सिटिंग जज जस्टिस नीलकंठ गंजू जी के विषय पर आज तक नहीं बोले, जिनकी निर्मम हत्या की गई। गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या पर ये आज तक नहीं बोले। तमाम कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या पर ये नहीं बोलते हैं। क्या कारण है? ठीक है सर। पीयूष जी देखिए, आज जो अमित शाह ने कह दिया कि जैसे चुनाव खत्म होंगे, चुनाव संपन्न होंगे, हम एक श्वेत पत्र लेकर आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया, किसके शहर पर फैला, किसने फैलाया, केंद्र में किसकी सरकार थी। नहीं, वो तो इनकी सरकार भी थी। इनकी सरकार में तो खानदान ले गए टेररिस्टों को छोड़ने। इनकी सरकार में तो पठानकोट ISI आ गई पहली बार। इनकी सरकार में क्या क्या नहीं हुआ। इनकी सरकार में ये तो बिना इनविटेशन के पाकिस्तान बिरयानी खाने गए। अब बोलते हैं पाकिस्तान का नाम मत लो, तो बिना इनविटेशन क्या यहाँ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला खाने गए थे बिरयानी? या हमारी तंजीम में कोई गया था, NC में कोई गया था? गए तो बीजेपी वाले थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गया था बिना इन्विटेशन के वहाँ खाना खाने। हमने थोड़ी इजाजत दी थी उसको। ये झूठी दास्तान, झूठ बोलने में इनसे माहिर कोई नहीं है, मगर लोगों को अब पता है इनकी झूठी दास्तानें लोगों ने सुनी है। उनको पता है हमारे घर का किचन इफेक्ट हो रहा है, हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो यूथ इफेक्ट हो रहा है, तो सारा कारोबार इफेक्ट हो रहा है GST लगाकर। ये नंगे हो गए हैं, इनकी पॉलिसी नंगी हो गई है। इनको पता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी दौड़े लगी है जम्मू की तरफ। ये वहीं बैठना चाहते हैं, मगर वोट फिर भी नहीं मिलेगा। लोग जमा करने से लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। उनको पता है कि आपकी आइडियोलॉजी और आपकी पॉलिसी कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गलत है, इसलिए आपको धकेला जाएगा लखनपुर के बाहर। ये डेफिनेटली आप याद रख लेना, आज मेरी बात याद रख लेना। और जिस 370 की मुखालफत आज करते हो ना, अगर आप जम्मू में रहते हो, कल आप ही उसी के लिए निकलोगे, सड़क पर निकलोगे। 370 और लैंड राइट्स और जॉब का हमें वापस दे दो, सड़क पर निकलोगे खुद। ये याद रखें, मैम आज याद रख लेना, ये खुद निकलेगा सड़क पर, ये बताएगा ना हमें वो चीजें चाहिए। क्योंकि यहाँ आपको पता है ड्रग एडिक्शन में, अनएम्प्लॉयमेंट में जो इकोनॉमिक लेवल हमारी थी वो खत्म की गई। हमारा हार्टिकल्चर बैकबोन तोड़ा गया, हमारा सेक्रेट का मुंह बंद किया गया, उससे भी प्रॉब्लम हो गई। हमारे टोल प्लाजे लगा दिए गए, हमारा बिजली फीस 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो जो बिजली यहाँ से बनती है। तो इसलिए ये झूठी दास्तान है, इनको पता है कि हमारा जनाधार खत्म हो गया जिस रीजन में। तो ये इसीलिए मोदी जी की, अमित शाह की और राजनाथ जी की जो दौड़ें लग रही है वहाँ। तो ठीक है हामिद जी, ठीक है। पीयूष जी देखिए, आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोहन यादव, उन्होंने कहा कि पंजाब को बात कर कांग्रेस ने गलत किया, या फिर जो आर्टिकल 370 थी वो कांग्रेस की गलती थी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लागू हुई, और अब ये 370 को फिर से बहाल करके जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है उसको खत्म करके जिन्ना का संविधान लागू करना चाहते हैं। सर सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस इस पर क्लैरिफाइड जस्टिफिकेशन कुछ दे नहीं रही है कि हम NC के साथ है या नहीं है, और इसको लेकर लगातार अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कांग्रेस ये क्लियर करे कि वो आर्टिकल 370 को लेकर क्या स्टैंड है। आर्टिकल 370 क्या NC के साथ है? देखिए, जहां तक आपने हमारे क्लैरिफिकेशन की बात की जी, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और अभी आपने कहा कि मोहन यादव बोल रहे हैं, आप बात किसकी सुन रहे हैं? मोहन यादव की। वो मोहन यादव की, उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने, आप ये बताइए कि हाफिज सईद को हाथ पे बैठा करके पाकिस्तान में देने का काम किसने किया था? और किसकी बात कर रही हैं आप केवल और केवल झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भाजपा छोड़ रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड केवल और केवल
तोड़ने वालों के साथ है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड जोड़ने वालों के साथ है। और आप बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की, आप हरियाणा में देखिए, जम्मू में देखिए, कश्मीर में इनके पास संगठन नहीं है लोग प्रत्याशी लड़ने वाले, भाग रहे हैं लोग, और जम्मू में तो भाग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश है, और मैंने पहले भी कहा है कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। नहीं पीयूष जी, आपने जो बात कही कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी बात नहीं सुन रहे हैं, सर वहां से तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो पार्टी जो लगातार ये कहती है, अगर हमसे पूछा जाता अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते, और लगातार पाकिस्तान से बातचीत की कवायद करने की शुरुआत करने की एक तरीके से बात करती है, दूसरी तरफ कहती है कि देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे और जितने भी आतंकवादी उनको रिहा करेंगे। आज ही गृहमंत्री ने अपने प्रचार प्रसार में जिक्र किया है, तो कहती है कि कांग्रेस पार्टी उस पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सही के साथ खड़ी हुई है, और जहां तक आप कांग्रेस की और कांग्रेस के संगठन की बात करेंगे, लगातार कांग्रेस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा था और अपना पक्ष रखा, और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से हार मान चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ता देखिए निराश है। आप जम्मू कश्मीर की मुझसे बात करें, राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलने का काम नहीं करेंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है, और बात कवायद कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। किसके समय में हिंसक अपराध हुआ है? आप बताइए। मैं आप इससे जिम्मेदारी से यहाँ मलिक साहब बैठे हुए हैं ना, उनसे पूछता हूँ कि किसके समय में हुआ है? पुलवामा का हिसाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों बात नहीं कर रहे भाई? पुलवामा पे नहीं कर पाएंगे बात, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपका चरित्र और चितार पूरी तरीके से भाजपा को लोगों में दिख चुका है। और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, चुनाव एक साथ लड़ा नहीं पा रही है भाजपा, उसको पता है। ठीक है इंदुकांत जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले पीयूष जी ने जो सवाल पूछे हैं मलिक जी से, उनका जवाब ले लेती हूँ। जी आवरिल मलिक जी, सुनिए, विपक्ष की बात सुन लीजिए। देखिए आपको एक बात बता दूं, जैसे आपकी ही बात सुन रही थी सर, आपके ही सवालों का जवाब ले रही हूँ मैं उनसे सर। मैं 30 सेकंड में अपनी बात आपको खत्म करूंगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये बात पता, और पीडीपी से क्यों गठबंधन टूटा, आज तक आंतरिक वजह भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाएगी, क्योंकि ये लोग जिसके साथ गए हैं उसको छलने का काम किया है भाजपा ने। भाजपा छलावा करती है, भाजपा दिखावा करती है, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन इस पर सरकार। ठीक है इंदुकांत जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मलिक जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से पीयूष जी बोल रहे हैं और अन्य प्रवक्ता जिस प्रकार से भी वो बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो ये हाफिज सईद के खिलाफ कभी बोले हैं क्या? एक रिकॉर्डिंग दिखा दें जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष रूप से जी। जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, ये हाफिज सईद के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लगाइए हाफिज सईद के खिलाफ नारे, क्या दिक्कत है? नारे लगाकर वोट मांगिए हाफिज सईद के खिलाफ, आखिर क्यों नहीं लगाते हैं? यासीन मलिक के खिलाफ नारे लगाइए आज कश्मीर घाटी में जाकर, क्यों नहीं लगाते हैं? आखिर कश्मीरी पंडितों के हित में, पक्ष में नारे लगाइए और मांगिए वहां जाकर वोट, क्यों नहीं लगाते हैं? आखिर क्योंकि आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, आपको कश्मीरी पंडितों के दर्द से कोई लेना देना या वास्ता नहीं है, इसीलिए आप नहीं लगाते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के हित में निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है, कश्मीरी पंडित आज सुरक्षित हैं, इससे घबराए हुए हैं। और जिस प्रकार से यासीन मलिक के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, आतंकवाद के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, जिहादियों के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध ये नहीं बोलेंगे, और जिस तरीके से पाकिस्तान से वार्ता की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए आखिर किस प्रकार का बयान ये दे रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने जो प्रश्न पूछा था, दोनों में से कोई प्रवक्ता इस बात का उत्तर नहीं दे पाया, आखिर इस प्रकार के नारे क्यों लगाए जाते थे कश्मीर के अंदर कि कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। ठीक है मलिक जी, इंदुकांत जी, ठीक है मलिक जी, ठीक है इंदुकांत जी। देखिए जब पीढ़ी का जिक्र कर रहे थे हम लोग, तो सर उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो संविधान की प्रति अपने हाथ में दिखाई कि देखिए अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, तमाम चीजें की गई सर, उसका असर था उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी था, वो देखने को मिला था सर। ये आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में इस तरह बैठ गया था, अगर बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, कहीं संविधान को, आरक्षण को खत्म ना कर दे, तो
सर जम्मू कश्मीर के अंदर जब बीजेपी ये कहती है राहुल गांधी के उस बयान को कोट करके कि जब भारत में सब कुछ ठीक होगा तो हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण को खत्म किया जाता है, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा जम्मू कश्मीर में जब वो पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात करते हैं? हमेशा देखिए जो आपने पीडीए की बात कही जी, ये बात अगर पूरी तरह से लागू होता ये एक फैक्टर रहा, लेकिन यही मुख्य फैक्टर जो प्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर से अखिलेश यादव और कांग्रेस रहा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रमुख फैक्टर होता तो इसका प्रभाव दिल्ली में, इसका प्रभाव बिहार में, बिहार को सबसे ज्यादा कॉस्ट रिडन पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है जी। इसका प्रभाव आपके मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं पड़ा, इसका प्रभाव कर्नाटका में नहीं पड़ा, तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं इंदुकान जी, बस एक छोटा सा काउंटर, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर एलजेपी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ थे, शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि वहां पर इस तरीके का माहौल पीडीए की वजह से खास कर ना रहा हो। देखिए अगर नारा लगाने की बात होती है कभी भी अमित शाह जी कि ये पार्टी सत्ता में आने के बाद आरक्षण बदल देगी जी, तो यही पार्टियां उनके साथ पहले भी थी जब वो चुनाव लड़े थे बिहार में। जब उस समय मोहन भागवत ने कह दिया था एलजेपी तो इनके साथ ही भाजपा के साथ, भाजपा का क्या हाल हुआ था? चुनाव के पहले केवल मोहन भागवत जी की बात आई थी कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए जी। तो अगर ये इसका प्रभाव इतना बड़ा होता तो कोई भी साथ में होता, एक बार पता चलता कि जो लार्जर जो आपका कोएलिशन पार्टनर है उसका मत किस ढंग का है, तो उसका पूरा प्रभाव पूरे के पूरे प्रदेश में पड़ता है। अदरवाइज देखिए उत्तर प्रदेश में आरएडी इनके साथ थी जी, आरएडी तो हमेशा से आरक्षण की और चरण सिंह जी की आप जानते हैं पूरी पॉलिटिक्स कैसी थी, लेकिन उसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे हार गई बीजेपी। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला था और भी चीजें होंगी। हम लोग चूंकि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ देखिए मैं सुन रहा था हामिद मलिक साहब को जी, हामिद मलिक साहब इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को इतनी ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए, उनको पसीना आ रहा है, बोलते नहीं बन रहा है। अरे हामिद जी, अभी 2024 में मई जून में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो आपकी पार्टी के चुनाव के मुख्य सबसे बड़े नेता उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक इंडिपेंडेंट से चुनाव हार गए, आपको उस समय पसीना नहीं आ रहा था। मैंने देखा है 370 हटने के बाद अमीषा जी कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से पीडीपी और एनसी के नेताओं के यहाँ और उनके मुखिया के यहाँ, जिन्होंने आप देखिए कि भटिंडी में किस तरह से जमीन कब्जा कर करके सरकारी योजना के नाम पे लेकर बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं, उनके यहाँ एक आदमी नहीं जा रहा था, मक्खी उड़ रही थी इनके आगे पीछे। तो वास्तव में ये लोग चूंकि मलाइया काटते थे, मलाइया बांटते थे, तो इनके कुछ चमचे इनके आगे पीछे घुमा करते थे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी तरह से हारने वाले, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, इंदुकान जी क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि जब वहां पे कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे थे और इस ढंग के नारे जो मलिक जी कह रहे थे लगाए जा रहे थे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, तो उस समय ये एनसी कहां सोई हुई थी कान में तेल डाल करके? इंदुकान जी, वास्तव में 1988 देखिए के मैंने चुनाव का अमीषा जी मैं एक बात कह दूं, 1988 के चुनाव की जिस तरह से रिगिंग की गई थी, पूरा इतिहास पूरा दुनिया जानता है, जिसके कारण हिजबुल मुजाहिदीन का गठन हुआ और सलाहुद्दीन और जितने लोग थे चुनाव लड़े थे इनको हरवाया गया। तो इन लोगों ने फिर आतंकवाद का और सेपरेटिज्म का रास्ता अपना लिया। आज जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से हो रहा है, जो चुना जाएगा वो सरकार बनाएगा, उसके दावे में कितना दम है ये जनता बताएगी। बिल्कुल इंदुकान जी, और जो 1987 और 88 के अंदर जो चुनाव हुए थे, वो तो फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही बोला था, खुद ही माना था ये कि वो रिग्ड चुनाव थे। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें एक माँ बोल रही थी कि अब मुझे इस चीज की खुशी है आर्टिकल 370 हटने के बाद कि मेरा बच्चा गोली से नहीं मरेगा। जब सर इतना डेवलपमेंट 370 को हटाने के बाद अगर बीजेपी ने वहां पर गवर्नर के थ्रू करवाया है सर, तो फिर ये पूरा चुनाव सिर्फ आर्टिकल 370, खासकर आर्टिकल 370 और आरक्षण के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बीजेपी क्यों वो विकास के कार्य जनता के बीच में लेकर नहीं जा रही है कि देखिए भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद हमने ये काम करवा दिया है? क्योंकि सर एट द एंड हम देखते हैं जनता को अपने विकास के कार्य चाहिए होते हैं, जनता को नौकरियां चाहिए होती है, जनता को किस तरीके से मेरे राज्य का विकास हो रहा है ये चाहिए होता है। तो सर बीजेपी उन चीजों के साथ क्यों नहीं जा पा रही?
नहीं अमीषा जी, ये पूर्व की स्थिति है। मैं बता दूं आपको, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप मलिक जी बोलिएगा। देखिए, आप देखिए अमीषा जी, मोदी जी ने जितनी मीटिंग की चुनाव के ठीक पहले तमाम विकास की ही बातें हुई। आपने देखा गुज्जर, बकरवाल, सबको उन्होंने कई बार जा करके जम्मू में, श्रीनगर में, इवन योगा दिवस पे गए थे, इंटरनेशनल योगा दिवस पर। आपको बता दूं अमीषा जी, मैं जम्मू कश्मीर में 5 साल काम किया हूँ। जम्मू से श्रीनगर 295 किलोमीटर है, और हालात ये थे कि साल में 2 से 3 महीने बर्फबारी और भूस्खलन के कारण काम नहीं होता था, ट्रकें नहीं जाती थी, सेव की ट्रकें रास्ते में रुकती, सेव सड़ जाते थे, और वो रास्ता 12 से 13 घंटे में पूरा होता था। आज 4 लेन सड़क बन के लगभग पूरे क्षेत्र में कुछ जगहों पर टनल्स का काम बाकी रह गया है, और 6 से 7 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाते हैं। विकास दिखाई नहीं देता है लोगों को। विकास की बात प्रधानमंत्री और सारे लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के ठीक समय में सेंटिमेंटल मुद्दों को ज्यादा जोर देकर के चूंकि विपक्ष उठाता है, तो उसका जवाब वो दे रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ उनको अपने विकास की बातें जरूर जनता के सामने करनी चाहिए, क्योंकि जनता विकास के कारण ही वोट देती है। ये सेंटिमेंटल नारे पे तो 10 से 15% वोट शिफ्ट करता है। ठीक पीयूष जी, आप कुछ बोल रहे थे, जी बोलिए। जी, अब देखिए, बात आप गंभीर हो गई। आप इन्होंने कहा, हमारे दीक्षित साहब ने, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत जानकार हैं ये, मैं प्रणाम भी करता हूँ आपको जी। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति जम्मू और कश्मीर में प्रत्याशियों से लेकर के चयन तक नहीं हो पा रहा है, और पीडीपी की बात कर रहे हैं, आप बताइए बिहार में सीटें कम हुई कि नहीं हुई? राजस्थान में आपकी क्या स्थिति रही? आप देख लीजिए हरियाणा में आपकी क्या स्थिति रही। बता रहा हूँ आपकी सरकार जहां जा रहा है, ये हम कह रहे हैं, चुनाव आयोग क्या करे कह रहे हैं। और अयोध्या पर लड़ने वाले लोगों की स्थिति क्या हुई? भगवान राम ने भी दिखा दिया कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन राम नाम के साथ है। तो जिस हिसाब से इस बार जम्मू कश्मीर की बात करने वाले पीडीपी से गठबंधन बताए हैं, या मलिक जी बैठे, दीक्षित जी बैठे हुए, क्यों टूटा, क्या कारण ऐसा था, ये भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, लेकिन ये टीवी पर नहीं बोल पाएंगे। ठीक है पीयूष जी, ठीक है, आपने सवाल पूछा है, उससे सीधा जवाब ले लेते हैं मलिक जी से। मलिक जी, ठीक है पीयूष जी, मलिक जी बोलिए। जी देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का विषय है, भारतीय जनता पार्टी जी हामिद जी बस आई, हामिद जी बस 30 सेकंड सर। जी मलिक जी, मुझे ये पंडित जियों का नाम बोलते हैं कि उनको यहाँ से निकाला गया, हमें दुख है वो यहाँ से निकले। हाँ, पंडित यहाँ तकरीबन हामिद जी बस 30 सेकंड सर, हामिद जी बस 30 सेकंड। मलिक जी एक बार अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिए। मुझे ये बता दीजिए, ये बीजेपी वालों ने उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको रिहेबिलिटेट करने का काम अगर किसी के वाले ने किया, और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, कश्मीरी हामिद जी ऐसे तो आपकी बात ना तो आपकी बात पहुंचेगी, मलिक जी आपकी बात भी नहीं पहुंच पाएगी सर, प्लीज। कश्मीरी हमारे, क्या आपको कश्मीरी लोग नहीं चाहिए, फिर जमीन चाहिए क्या? क्या आप दिखाना चाहते हो टीवी चैनल पर कि पंडित इम्पोर्टेंट नहीं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन मलिक जी 30 सेकंड प्लीज। पाठ पढ़ाते हैं। अरे भैया, जब कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे तब मानवाधिकार आपको। मलिक जी प्लीज सर, प्लीज। हामिद जी पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मलिक जी फिर आप जवाब दीजिएगा। हामिद जी, डेवलपमेंट की बात करने वाले, कौन सी डेवलपमेंट की? अगर आपने डेवलपमेंट की होती तो मोदी जी 370 पर नहीं बोलते, वो एनसी के खिलाफ नहीं बोलते, वो राजनाथ जी नहीं बोलते, अमित शाह जी नहीं बोलते, वो डेवलपमेंट की बात करते। कौन सी डेवलपमेंट? आप 2 लाइन को बोलकर दिखाइए कम से कम, डेवलपमेंट के खिलाफ या बिजली फीस के खिलाफ 2 लाइन को कम से कम बोलकर दिखाइए ढंग से। हामिद जी ठीक है, हामिद जी आपने जितने भी सवाल पूछे उनका जवाब ले लीजिए। ठीक है हामिद जी, ठीक है। मलिक जी जी देखिए, ये अफजल गुरु के खिलाफ भी 2 लाइन नहीं बोल पाएंगे, ये इनका स्टैंड है। ये विकास करेंगे जम्मू कश्मीर का। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। रविंदर रैना जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और जहां तक बात है आतंकवादियों की, जिहादियों की, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हामिद जी, पुलवामा में मैं एक बात और कहूंगा, आप बताएं, आप कब से मैं देख रहा हूँ कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं, कितने कश्मीरी पंडित को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया? कितने कश्मीरी पंडित को आपने टिकट दिया भाई?
और दूसरी बात, बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, सुनिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। गंभीरता से अरे सुनिए। भैया, कश्मीरी पंडितों की आप बात कर रहे हैं, आपको याद नहीं आए जब टीकालाल टप्पू जी को मारा गया, नहीं याद आया आपको? यासीन मलिक के खिलाफ 2 लाइन तो आप बोलिए, उसके बाद आप चुनाव प्रचार में ठीक है मलिक जी, पीयूष जी को सुन लीजिए एक बार प्लीज सर। आप सुनिए, जी पीयूष जी, डिबेट को गंभीरता से लीजिए मलिक जी। आप मेरी बात सुनिए। एक बात आप मुझे ये बताइए, आपके वही प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ठीक है, नेता है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है लड़ाने को, और आप बात कर रहे हैं पहले संगठन पर काम करिए। संगठन क्यों नहीं है? क्योंकि बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से सीखिए कि कैसे अरे जोड़ा भैया, जाता पुंछ है। में, राजौरी और में, सुनिए मेरी बात, जम्मू में, और मणिपुर, श्रीनगर में, मेरी बात, अब मैं आप क्यों घूम कर गंभीरता आया से हूँ, मेरी बात नहीं पूर्ण सुन रूप रहे? से सुनिए मलिक शोपियां जी। में, नहीं सब जगह मैं पूरे जम्मू कश्मीर में घूम कर आया हूँ। ठीक। किसी प्रकार की ठीक कोई है समस्या सर, नहीं ठीक है मलिक जी, भाजपा की लहर बहुत चल बहुत रही है। शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जहां आज तमाम बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी रण में उतरे थे। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रचार प्रसार में अपनी हुंकार भरी और तमाम वार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, कल होगी किसी और मुद्दे पर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।